दिल्ली से अमृतसर और कटरा के बीच एक नया एडवांस्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 37,500 करोड़ रुपीस में। 670 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ ये पंजाब और जम्मू कश्मीर का पहला एक्सप्रेसवे होगा। बनने के बाद दिल्ली से अमृतसर का सफर 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसमें अभी 8 घंटे लगते हैं, और दिल्ली से कटरा केवल 8 घंटे में, प्रेजेंटली 12 घंटे से घटकर। नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होगा, जिससे ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ेगा। पंजाब और हरियाणा देश के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेंटर्स में आते हैं। देश का आधे से ज्यादा वीट इधर से आता है। एग्रीकल्चर के अलावा इधर कई इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स और कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्री। लुधियाना जाना जाता है गारमेंट्स, बाइसिकल और सुइंग मशीन्स के लिए। जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। अमृतसर फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और पेपर मशीन्स के लिए भी फेमस है। हरियाणा की इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल्स के साथ गुड़गांव आईटी इंडस्ट्री का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है, और दिल्ली में ट्रेड, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी मेजर इंडस्ट्रीज आपस में काफी ट्रेड करती हैं और सेंचुरीज से करती आई हैं। बस फर्क इतना है कि पहले ट्रेड करने का तरीका कुछ और होता था आज के कंपैरिजन में। ट्रेड के लिए प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी मौर्यन एम्पायर में, इसका काफी इस्तेमाल होता रहा है सेंचुरीज से, बुलक कार्ट्स और वैगन्स की मदद से। तब से अभी तक आने वाले सारे एम्पायर्स ने इसको यूज और मेंटेन करके रखा है। 18 और 1900s में ब्रिटिश ने एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाया कैनाल्स का, मोस्टली पंजाब हरियाणा रीजन में। इसका मेन पर्पस था क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए, मगर कई जगहों पर इससे कार्गो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद भी इस नेटवर्क को काफी एक्सपेंड किया गया। टोटल इरिगेटेड एरिया काफी बढ़ गया इन सालों में। अगर कंपेयर करें तो 1800s में 8 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड था इंडिया में, और वही 1951 तक आते आते 2.2 करोड़ हेक्टेयर हो गया, और 2001 में 5.8 करोड़ हेक्टेयर। इसका मेन क्रेडिट कैनाल्स को ही जाता है। ट्रेड में अगला फेज आया 1837 में, जब रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। अगले 50-100 सालों तक पूरे देश में वाइड नेटवर्क बिछा दिए गए थे, जिससे सारी मेजर सिटीज आपस में कनेक्ट हो गई। स्लोली देश का ज्यादातर फ्रेट भी इस पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये फास्टर और एफिशिएंट मोड था कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए। 1950s तक इंडिया के टोटल फ्रेट का 80% ट्रेन से जाने लग गया। इंडिपेंडेंस से अभी तक रोड्स और हाईवेज के इंप्रूवमेंट और रेलवेज के डिक्लाइन से ज्यादातर फ्रेट ट्रक से जाने लगा। आज टोटल कार्गो का सिर्फ 30% ही ट्रेन से जाता है। वैसे तो रेलवेज में भी इंप्रूवमेंट होने लगी है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की कंस्ट्रक्शन, मगर हाईवेज को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि फ्रेट मूवमेंट के साथ टूरिज्म को भी बूस्ट मिले। इसलिए नया एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत पड़ी दिल्ली से अमृतसर और कटरा के बीच। अभी इंडिया में लगभग 3,300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, मगर कोई भी दिल्ली को पंजाब और जम्मू कश्मीर से नहीं जोड़ता। ये ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा। प्रेजेंट में जो दिल्ली से अमृतसर और कटरा का रूट है NH44, देश के सबसे बिजिएस्ट हाईवेज में से एक है। पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना और जालंधर सारी मेजर सिटीज से होते हुए जाता है। इसके अलावा ये चंडीगढ़ और शिमला के कम्यूटर्स को भी सर्व करता है। ट्रैफिक बढ़ने से ये अपनी कैपेसिटी रीच कर चुका है पिछले कुछ सालों में, जिससे कई जगहों में बॉटलनेक्स उभर के आने लगे हैं। एक्सीडेंट भी काफी बढ़ गए हैं इधर। NH44 का नाम इंडिया की सबसे डेंजरस रोड्स में भी आता है। वैसे तो इसे अपग्रेड किया गया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP के अंडर अर्ली 2000s में 6 लेन्स तक एक्सपैंड करके, और टाउन्स के अराउंड बाईपास और फ्लाईओवर्स बनाए गए थे। अब इसको इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया जा सकता रिबन डेवलपमेंट की वजह से। हाईवे के दोनों साइड कई बिल्डिंग्स और लोकेलिटीज हैं, जिससे लैंड एक्विजिशन काफी एक्सपेंसिव होगा नए एक्सप्रेसवे बनाने से भी ज्यादा। एग्जिस्टिंग ब्रिजेस को एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है कई जगहों पर, और न्यू ब्रिजेस ऐड करना मुश्किल होगा, स्पेशली रेलवे लाइंस के ऊपर से, जहां स्पेस ऑलरेडी काफी कम होती है। वैसे तो इसके दिल्ली से पानीपत वाले स्ट्रेच को अपग्रेड करके एक एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है 8 लेन्स का, मगर पानीपत से आगे से एक्सपैंड करना मुश्किल साबित हो रहा है पहले बताए गए रीजंस की वजह से। इसलिए एक ऑल्टरनेट रूट बनाने की जरूरत पड़ी, जो कि ज्यादा डायरेक्ट भी हो और कंट्रोल्ड एक्सेस भी हो साथ में। इससे काफी डिस्टेंस और टाइम बचेगा ट्रैवल में। ये कई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा ग्रेड सेपरेशन से, जैसे कि इंटरसेक्शंस, क्रॉसिंग्स और सिग्नल्स हट जाएंगे, और सिटी को बाईपास किया जा सकेगा। इससे NH44 में कंजेशन और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए NHAI ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को अप्रूव किया। 2020 में इसकी लैंड एक्विजिशन शुरू हुई, और इसी साल 2022 में कंस्ट्रक्शन भी। अभी इसे 4 लेन्स का बनाया जाएगा, मगर फ्यूचर में 8 लेन्स तक भी एक्सपैंड कर सकेंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट से शुरू होगा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाएगा इसके साथ। आगे ये रोहतक के नॉर्थ से होता हुआ जाएगा, जहां NH709 से भी लिंक होगा। गोहाना के पास अंडर कंस्ट्रक्शन जिंद सोनीपत एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाई इंटरचेंज बनेगा ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के साथ। ये एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा दिल्ली से अंबाला के बीच NH44 से अलग। आगे कैथल के पास NH152 से लिंक होकर पंजाब में एंटर हो जाएगा। फिर संगरूर के ईस्ट में NH7 से कनेक्ट करते हुए पास करेगा। लुधियाना के 16 किलोमीटर वेस्ट से जाएगा, फिर सतलुज रिवर के ऊपर से क्रॉस
क्रॉस करेगा यहाँ पर। आगे नकोदर के पास एक्सप्रेसवे 2 हिस्सों में बट जाएगा। मेन रूट सीधा कंटिन्यू करेगा कटरा तक और स्पर रूट अमृतसर तक। ये जलंधर के पास इन तीनों हाईवे से लिंक होगा और इसकी ब्रांच कपूरथला के साउथ से होते हुए जाएगी। यहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यानी जामनगर से आने वाले यात्री इसी में मर्ज हो जाएंगे अमृतसर सिटी तक जाने के लिए। आगे ये अमृतसर के अराउंड घूमते हुए जाएगा। एयरपोर्ट के पास खत्म होने से पहले इन तीनों हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। मेन रूट सीधा जाएगा गुरदासपुर तक और यहाँ NH54 पर मर्ज होगा। इसका ग्रीनफील्ड सेक्शन यहाँ खत्म होता है। आगे कटरा तक ब्राउनफील्ड सेक्शन बनेगा एग्जिस्टिंग हाईवेज को अपग्रेड करके। हालांकि कुछ बाईपास भी बनाए जाएंगे। NH54 के साथ चलेगा यहाँ तक, फिर पठानकोट और कथुआ के अराउंड बाईपास बनेगा। यहाँ रावी नदी को क्रॉस करेगा जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होकर। आगे NH44 पर मर्ज हो जाएगा जम्मू तक। अपग्रेड करके इसको कंट्रोल्ड एक्सेस बनाया जाएगा। जम्मू के अराउंड एक बाईपास भी बनाया जा रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट से अलग है। NH44 के जम्मू उधमपुर स्ट्रेच को ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया गया है 2 लेन से 4 लेन्स तक, मगर ये नॉर्मल हाईवे ही है, एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बना। जम्मू से कटरा स्ट्रेच की DPR अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए इसका एग्जैक्ट रूट अवेलेबल नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रीनफील्ड ही बनेगा कई टनल्स की मदद से और कटरा के बाहर खत्म हो जाएगा। एक रफ एस्टिमेशन इस सेक्शन का बनाया है मैप पर। ये होगा पूरा रूट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का 670 किलोमीटर लंबा। 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी से पास करेगा। 135 किलोमीटर हरियाणा से, 408 किलोमीटर पंजाब से और 127 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर से। इसका मेन रूट जाएगा सीधा दिल्ली से कटरा तक और ब्रांच नकोदर से अमृतसर तक। दिल्ली से गुरदासपुर वाला स्ट्रेच 398 किलोमीटर लंबा होगा, फुली ग्रीनफील्ड, और इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 5 का नाम दिया गया है। आगे कटरा तक का स्ट्रेच मोस्टली ब्राउनफील्ड होगा, तो उसको पुराने हाईवे के नाम से ही जाना जाएगा। नकोदर से अमृतसर वाली ब्रांच 99 किलोमीटर लंबी होगी और इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 5A का नाम दिया गया है। 37,500 करोड़ रुपए लगेंगे पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में। NHAI इसको बनवा रही है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है कई सेफ्टी मेजर्स के साथ। 50 साल की डिजाइन लाइफ होगी। पंजाब में 14,000 एकड़ का लैंड एक्वायर किया जाएगा और हरियाणा में 5,000 एकड़। राइट ऑफ वे 90 मीटर्स का होगा और टोटल 31 इंटरचेंजेस, 14 रेलवे ब्रिजेस, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिजेस और कई अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। हाइब्रिड एन्युटी मोड का इस्तेमाल किया जाएगा इसके कई सेक्शंस में, जिसमें 40% कॉस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और बाकी 60% प्राइवेट कंपनीज। बाकी सेक्शंस में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल इस्तेमाल होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। जम्मू के पास एक्सप्रेसवे रामनगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के 4.6 हेक्टेयर एरिया से गुजरेगा। वाइल्ड लाइफ कमेटी ने अंडरपासेस बनाने की मांग रखी है ताकि एनिमल्स रोड को आसानी से क्रॉस कर पाएं। इसके अलावा अमृतसर से जामनगर के बीच एक और एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 1257 किलोमीटर लंबा। ये नॉर्थ के इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेंटर्स को गुजरात के मेजर पोर्ट से कनेक्ट करेगा, कांडला और जामनगर में। इसका फायदा जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज भी उठा सकती हैं, क्योंकि लुधियाना और भटिंडा के पास इसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा एक नए 75 किलोमीटर लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेसवे की मदद से। ये लिंक 1716 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, फुली ग्रीनफील्ड और 6 लेन्स के साथ। लुधियाना के पास शुरू होगा कटरा एक्सप्रेसवे से और भटिंडा के पास जामनगर एक्सप्रेसवे पर खत्म होगा, जिससे दोनों एक्सप्रेसवेज डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे। एक प्रपोज्ड रिंग रोड भी बनाई जाएगी लुधियाना में, जो इन दोनों से कनेक्ट करेगी। प्रेजेंटली कोई डायरेक्ट रूट नहीं है लुधियाना और भटिंडा के बीच। यात्रियों को मोगा से होते हुए जाना पड़ता है, जिससे 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं रूट में। जम्मू एंड कश्मीर से डायरेक्ट राजस्थान या गुजरात जाने वाले यात्री भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेट मूवमेंट सीमलेस हो जाएगा इन पोर्ट्स तक। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के कई फायदे होंगे, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम और फ्यूल की बचत होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगी और आसपास के रीजन्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ट्रैफिक कम होगा, स्पेशली ग्रैंड ट्रंक रोड में, क्योंकि सिग्निफिकेंट ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा नए एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली से अमृतसर और कटरा का डिस्टेंस 40 किलोमीटर से कम हो जाएगा और ट्रैवल टाइम 5 घंटे हो जाएगा अमृतसर तक और 8 घंटे कटरा तक। रिलीजियस पिलग्रिमेज और टूरिज्म में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, स्पेशली कटरा में वैष्णो देवी मंदिर और पंजाब में डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर के लिए। NH54 के अमृतसर गुरदासपुर वाले स्ट्रेच को भी सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। पंजाब में कई और कॉरिडोर्स भी बनाए जा सकते हैं फ्यूचर में, जिनमें स्टार्टअप हब्स बनने की कैपेबिलिटी है, जैसे कि चंडीगढ़ मोहाली पटियाला, लुधियाना जलंधर कपूरथला और भटिंडा फरीदकोट कॉरिडोर्स। हरियाणा आज देश की 66% पैसेंजर कार्स, 50% ट्रैक्टर्स और 60% मोटरसाइकिल्स बनाता है और इधर की IT इंडस्ट्री भी काफी सिग्निफिकेंट है। इनके ऑपोजिट जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में असफल रहा है पास्ट में। अभी भी स्टेट में कोई स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मौजूद नहीं है। इसका कारण जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ बेसिक रिसोर्सेज की कमी भी है। आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की काफी कमी है इधर। कश्मीर वैली की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी भी एग्रीकल्चर ही है। 55% ऑफ टोटल रेवेन्यू इधर से आता है। कुछ स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि ट्रेडिशनल कारपेट, शॉल्स और हैंडीक्राफ्ट
में काम करती हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए नई इंडस्ट्रीज का आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक्सप्रेसवे के अलावा भी कई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में कुछ इश्यूज भी आए थे, जैसे पंजाब के कई किसानों ने नाराजगी जताई थी लैंड एक्विजिशन के लो कंपनसेशन की वजह से। इसके अलावा ये भी डर था कि एक्सप्रेसवे ब्यास नदी की डॉल्फिन्स, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, ऑटर्स और घड़ियाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये ज्यादातर काली बे कंजर्वेशन रिजर्व्स में रहते हैं। ब्रिजेस जो ब्यास और काली बे के ऊपर बनाए जाने हैं, उधर भी सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ रहती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे करने के बाद कुछ गाइडलाइंस दी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जिससे इन पर ज्यादा बुरा असर ना पड़े। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनने से डायरेक्ट रूट मिल जाएगा तीनों सिटीज के बीच, टाइम, फ्यूल और कॉस्ट सेविंग होगी, पॉल्यूशन और ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलेगी, स्पेशली दिल्ली के आसपास। कनेक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से गुजरात के पोर्ट्स भी डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा मिलेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।